ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश यादें में। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने उन्हें कभी गॉडफादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक कहा था। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी संगीत से जोड़ने का श्रेय है। दुनिया भर में भारतीय संगीत का परचम लहराने वाले ये महान कलाकार थे पंडित रविशंकर। मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर ने अपने संगीत के जरिए पश्चिमी देशों में भारत के प्रति एक खास रुचि पैदा की थी। सही मायने में उन्होंने दुनिया को भारतीय शास्त्रीय संगीत से परिचित करवाया। इस महान कलाकार के जाने से भारतीय संगीत में जो शून्य पैदा हुआ है वो कभी भी भरा नहीं जा सकेगा। सितार के इन बेजान तारों को जब इन जादुई उंगलियों का स्पर्श मिलता था तो उससे निकलने वाली धुनी सुनने वालों को दूसरे लोक में पहुंचा देती थी। कुछ ऐसा ही जादू था इस कलाकार का, जिसने कई दशकों तक अपने बेहतरीन और अलग तरह के संगीत से दुनिया भर के लोगों को रोमांचित किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने और प्रसिद्धि दिलाने में पंडित रविशंकर का खासा योगदान रहा है। उन्होंने पूरब और पश्चिम के संगीत को मिलाकर एक किया और इसे नया स्वरूप प्रदान किया, जिसके चलते उन्हें पूरी दुनिया में शास्त्रीय संगीत में भारत का दूत माना जाता है। पंडित रविशंकर का जन्म भारत के सांस्कृतिक शहर बनारस में 1920 में अप्रैल महीने में हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक बेहद ही साधारण और मध्यम वर्ग के परिवार की थी। रविशंकर के पिता बनारस के एक नामी वकील थे, लेकिन उनका अपने परिवार के साथ काफी कम संपर्क रहा। रविशंकर के बड़े भाई उदय शंकर एक शास्त्रीय नर्तक थे, जिन्होंने यूरोप में अपनी एक नृत्य कंपनी बनाई थी। जब उदय की नृत्य कंपनी यूरोप में काफी सफल और मशहूर हुई, तब पंडित रविशंकर की मां अपने तीनों बच्चों के साथ उनके पास रहने पेरिस चली आई थी। पंडित रविशंकर ने अपने करियर की शुरुआत अपने बड़े भाई पंडित उदय शंकर की नृत्य कंपनी के साथ एक शास्त्रीय नर्तक के रूप में की थी। उस दौरान उन्हें कई बड़े लोगों, जिनमें उपन्यासकार जर्ट्रड स्टीन, शास्त्रीय गिटार वादक एंड्रियास सिगोविया और गीतकार कोल पोर्टर के साथ काम करने का मौका मिला। रविशंकर ने इस डांस ग्रुप के साथ पूरी दुनिया में नृत्य प्रस्तुत किया। वे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और कई जगहों पर अपना कार्यक्रम देते रहे। लेकिन इसी दौरान वे नृत्य कंपनी से पहले से जुड़े बेहतरीन भारतीय संगीतकार बाबा अलाउद्दीन खान के संपर्क में आए और उनसे काफी प्रभावित हुए। ये बाबा अलाउद्दीन खान के संपर्क में आने के बाद की ही बात है कि पंडित रविशंकर ने संगीत की शिक्षा लेने का फैसला लिया। कुछ समय बाद वे वापस भारत आए और यहाँ आकर उन्होंने लगातार 7 सालों तक बाबा अलाउद्दीन खान से सितार की शिक्षा ग्रहण की। पंडित रविशंकर ने बाद में अपने गुरु बाबा अलाउद्दीन खान की बेटी के साथ शादी की। 1940-1950 के बीच वे अपने काम के जरिए काफी नाम कमा चुके थे। उस दौरान एक शास्त्रीय गायक और संगीतकार के रूप में वे काफी मशहूर हुए। इस दौरान उन्होंने कई स्टेज म्यूजिकल और फिल्मों के लिए बिल्कुल नई तरह का संगीत दिया। उन्हें फिल्म गांधी में उनके काम के लिए ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. The story of one man whose voice spoke out for millions. वायलिन वादक यहूदी मेनहुएन पंडित रविशंकर के काम से काफी मोहित थे और बाद में दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बने। इन दोनों ने बाद में ईस्ट मीट वेस्ट के नाम से संगीत के 3 कैसेट भी निकाले। लेकिन पंडित रविशंकर के जीवन में सबसे बड़ा पल साल 1996 में तब आया जब उनकी मुलाकात बीटल्स समूह और खासकर समूह के सदस्य जॉर्ज हैरिसन से हुई। जॉर्ज हैरिसन रविशंकर से मिलने से पहले नॉर्वेन वुड बैंड के लिए सितार बजा चुके थे। शुरुआत में पंडित रविशंकर को हैरिसन का सितार वादन बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उनके मुताबिक वो काफी भयानक था।
पश्चिमी संगीतकारों के साथ काम करते हुए रविशंकर ने सबसे पहले मॉन्टेरी और वुडस्टॉक फिल्म समारोह में हिस्सा लिया। हालांकि उनके लिए ये अनुभव अच्छे नहीं थे। वो समूह के सदस्यों द्वारा ड्रग्स लेने की आदत के कारण थोड़ा परेशान थे और आलोचक भी उनके काम को नापसंद कर रहे थे। उन पर अमरीकीकरण का आरोप लगाया जा रहा था। रविशंकर के मन में ये दुविधा पैदा हो चुकी थी कि पश्चिम के लोग उनके संगीत को समझते भी हैं या नहीं। उनका ये संशय तब और पुख्ता हुआ जब साल 1971 में वे बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए पैसा जमा करने के लिए आयोजित एक कंसर्ट में हिस्सा लेने बांग्लादेश पहुंचे। वहां उनके कार्यक्रम के अंत में सभा में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इस घटना ने पंडित रविशंकर की आंखें खोल दी और वे एक बार फिर से अपनी जड़ों और परंपराओं की तरफ लौटने लगे। उन्होंने एक के बाद एक कई सांस्कृतिक समारोह में हिस्सा लिया और प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत को पारंपरिक तरीके से प्रस्तुत किया। हालांकि इस दौरान वे अपने अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट पर भी काम करते रहे। रविशंकर बाद में अमेरिका के सैन डियागो शहर में बस गए थे। पंडित रविशंकर संगीत के शिखर पर पहुंचे, लेकिन पारिवारिक तौर पर टुकड़ों में बटे रहे। पंडित रविशंकर ने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी गुरु अलाउद्दीन खां की बेटी अन्नपूर्णा से हुई। बाद में उनका तलाक हो गया। उनकी दूसरी शादी सुकन्या से हुई, जिनसे उनकी एक संतान है। इसके अलावा उनका संबंध एक अमेरिकी महिला सू जोन्स से भी रहा, जिनसे उनकी एक बेटी नोरा जोन्स है। उन्होंने सू से शादी नहीं की। पंडित जी की दोनों बेटियां अनुष्का शंकर और नोरा जोन्स पंडित जी की संगीत विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। रविशंकर और अनुष्का शंकर की जोड़ी ने एक साथ कई मंचों पर सितार वादन किया, लेकिन पंडित रविशंकर की दूसरी बेटी नोरा जोन्स ज्यादा कामयाब और नामी कलाकार बनी। नोरा जोन्स को अपने पिता की तरह कई ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। पंडित रविशंकर को मैग्साइसे ग्रैमी अवार्ड सहित देश विदेश के सैकड़ों पुरस्कार मिले। 1992 में उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने अंतिम दिनों तक संगीत का ये पुजारी पूरब और पश्चिम के बीच पुल का काम करता रहा। बीते 11 दिसंबर को पंडित रविशंकर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने से आज भले ही सितार खामोश हो गया हो, लेकिन वो अपने पीछे जो संगीत की विरासत छोड़ गए हैं, वो आने वाली कई पीढ़ियों को ऐसे ही मंत्रमुग्ध करती रहेगी। पंडित जी के जाने से संगीत जगत की जितनी क्षति हुई, उतना ही नुकसान हास्य जगत को हुआ। जब देश के सबसे बड़े हास्य कलाकार जसपाल भट्टी की असामयिक मौत हो गई। जसपाल भट्टी सिर्फ एक हास्य कलाकार नहीं थे, बल्कि जीवन की विडंबनाओं पर चुटीली टिप्पणियां करने वाले सधे हुए व्यंग्यकार भी थे। महंगाई हो, भ्रष्टाचार, नेताओं के पाखंड या जीवन के दूसरे सवालों पर उन्होंने बहुत सधे हुए कमेंट किए। अरे रे रे रे, ये तो कभी आधी किक से ज्यादा खाता ही नहीं। प्रोफेसर साहब, ऐसे स्कूटर का क्या फायदा जो 15-20 किकों से पहले ही स्टार्ट हो जाए। कम से कम अड़ोसी पड़ोसियों को पता तो लगना चाहिए कि आपके पास स्कूटर है। जसपाल भट्टी, आप मेरे स्कूटर का मजाक उड़ा रहे हैं? ये नाम सुनते ही हमें टीवी का वो शुरुआती दौर याद आ जाता है जब मनोरंजन का एकमात्र जरिया दूरदर्शन था और उसके कुछ चुनिंदा बेहतरीन कार्यक्रमों में थे उल्टा पुल्टा। उस्ताद जी, इसका तो जेट ही खराब है। वो बदल ले, फिर देखता क्या है? यार आप कमाल कर रहे हैं। वो गाड़ी के नुक्स ही निकालते जा रहे हैं। जनाब, नई गाड़ी के नुक्स निकालना कौन सा आसान काम है। पुरानी गाड़ी के नुक्स तो सभी निकाल लेते हैं। और फ्लॉप शो, फ्लॉप शो एक ऐसा शो था जिसे देखते हुए हमारी आज की पीढ़ी बड़ी हुई। अपने चुटीले हास्य और व्यंग के जरिए जसपाल भट्टी ने लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया। देखिए भाई साहब, मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। आपने आज तक कुल 30,000 रुपया किराया दिया है। मैं आपको 50,000 वापस करने को तैयार हूँ। आप मेरा मकान खाली कर दें। सेठ साहब, पिछले 5 साल में आपके मकान की कीमत 5 लाख बढ़ी है और आप मुझे सिर्फ 50,000 रुपए देके चलता करना चाहते हैं। भाई कम से कम 2.5 लाख तो होने चाहिए। आज के समय में जिस तरह की कॉमेडी अपनी जगह बना रही है, ऐसे में हमें भट्टी की बहुत जरूरत थी। जसपाल भट्टी को सामाजिक व्यंग्यकार के रूप में याद किया जाता है। बस यार 6 महीने हो गए यार तेरे दुकान के पेड़े खाए हुए। भट्टी जी, 6 महीने में हवालात का एक भी चक्कर नहीं लगा। उनके अभिनय की खूबी ये थी कि वो अपने ऊपर व्यंग करके बहुत कुछ कह देते थे। कि मुझे तुम्हारे काम में हाथ बटाना चाहिए। प्रीति, आज मेरे पास गाड़ी,
बंगला, दौलत, शोहरत, सब कुछ है। आज मैं जो भी हूँ। मुझे मालूम है, मेरी वजह से हो। नहीं, लोगों के झगड़ों की वजह से हूँ। जसपाल भट्टी के तमाम हास्य धारावाहिकों को देखकर ये साफ हो जाता है कि जिन मुद्दों को लोग आज जोर शोर से उठा रहे हैं, चाहे वे सामाजिक कुरीतियां हो, राजनीति और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, वो उन्हें बहुत पहले ही अपनी कॉमेडी का विषय बनाकर लोगों के सामने पेश कर चुके थे। 3 मार्च 1955 को अमृतसर में जन्मे जसपाल भट्टी ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी। अपने कॉलेज के दिनों में वो अपने नुक्कड़ नाटक, हास्य और व्यंग करने वाले छात्र के रूप में जाने जाते थे और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक मुद्दों के खिलाफ हास्य और व्यंग के जरिए आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उन दिनों जसपाल भट्टी ने एक नॉनसेंस क्लब बना डाला था। टीवी की दुनिया में आने से पहले भट्टी ने चंडीगढ़ के अखबार द ट्रिब्यून में बतौर कार्टूनिस्ट भी काम किया। दोस्तों, वफादार सरकारी नौकर वही है। जसपाल भट्टी को असली पहचान दूरदर्शन पर टीवी सीरियल उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो के जरिए मिली। फ्लॉप शो को उनकी पत्नी सविता भट्टी ने प्रोड्यूस किया था। लोगों ने उन्हें टीवी पर सबसे पहले कॉमेडियन के रूप में जाना। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने ही टीवी पर कॉमेडी की आधारशिला रखी तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अपनी कॉमेडी के जरिए समाज की परेशानियों और प्रशासन में फैली बुराइयों पर व्यंग्यात्मक शैली से करारा प्रहार किया था। छोटे पर्दे पर एक्टिंग के साथ जसपाल भट्टी ने सब टीवी के शो कॉमेडी का किंग कौन में जज की भूमिका भी निभाई। 2008 में अपनी पत्नी सविता के साथ डांस शो नच बलिए में उन्होंने अपने डांस का हुनर भी दिखाया। टीवी शो ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी जसपाल भट्टी ने कॉमेडी के रंग दिखाए। इनमें फना, कुछ मीठा हो जाए, कुछ ना कहो, कोई मेरे दिल से पूछे, हमारा दिल आपके पास है, आ अब लौट चले, इकबाल, कारतूस जैसी कई फिल्में शामिल हैं। जसपाल भट्टी ने अभिनय के साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 1999 में पंजाबी फिल्म माहौल ठीक है बनाकर फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। 2009 के चुनावों के दौरान उन्होंने रिसेशन पार्टी भी बनाई। इस दौरान उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया। उनकी आखिरी फिल्म पावर कट थी, जो पंजाब में बिजली की समस्या पर आधारित थी। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान 25 अक्टूबर 2012 को एक सड़क हादसे में ये अभिनेता हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया। जसपाल भट्टी आम आदमी की समस्याओं पर बहुत गहराई से विचार करते थे और उसे कॉमेडी के अंदाज में समाज के सामने बेहद धारदार अंदाज में पेश करते थे। यही वजह है कि आम और खास हर तरह के लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। आज जसपाल भट्टी के जाने से हास्य में जो खालीपन आया है उसे भरना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने काम के जरिए उन्होंने जो यादें हमें दी हैं वो आने वाले कई दशकों तक लोगों को ऐसे ही गुदगुदाती रहेंगी। खबर भारती जसपाल भट्टी को सलाम करता है, जिन्होंने दुख के क्षणों में भी आम लोगों को हंसने की ताकत दी। 2012 की ढलती शाम में कई सूरज एक साथ डूब गए, लेकिन कल की सुबह के लिए छोड़ गए इतना कुछ जो हमेशा धरोहर के रूप में याद किया जाएगा। इन सभी महान हस्तियों को हम खबर भारती की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।